अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटा। आज आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है या चैप्टर है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और इसमें हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका हम जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हमने वो एंड हो चुका है। तो उससे अगला चैप्टर जो है वो सेल एंड टिश्यू का है। अब इसके बारे में आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे इसका कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या। नेक्स्ट आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन होगा कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल का आपको पता है सेल क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, ये एक डायग्राम है। आपकी बॉडी में बेतहाशा सेल मौजूद हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल मौजूद हैं और हर सेल जो है वो ये स्ट्रक्चर कंटेन करता है, ये वाला सही। अब मतलब हर सेल के अंदर जो है आप पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में कि सेल क्या है। आप इसके अंदर सेल के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे और एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, मतलब एक जानदार, एक जानवर, इंसान है, परिंदा है, पौधा है, वो किस तरह से डेवलप होता है, इस चैप्टर में हम वो चीज़ पढ़ेंगे। तो एक सेल है, ये आपके पास एक सेल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। ठीक है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, बेतहाशा चीज़ें मौजूद हैं। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम्स हो गई, ये सारे सेल के अंदर मौजूद है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपका एक सेल बना देता है। ठीक है, एक सेल बना देता है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल किस तरह से बनता है। ठीक है, कि पहले जो है आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं तो सेल बनता है, जब ऑर्गेनेलिज बनती हैं, ऑर्गेनेलिज मिलती हैं तो सेल बनता है, सेल मिलते हैं तो फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलते हैं तो फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलते हैं तो फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है, और जब ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है तो फिर क्या बनते हैं, एक इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सही। अब ये एक सेल का स्ट्रक्चर था। अब आपके चैप्टर पे आते हैं कि आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। अगर स्टार्ट में देखें तो वो कहते हैं द विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई इज अ टिनी शीथ ऑफ अ सेल। जो एक बटरफ्लाई है, तितली है, उसकी जो एक विंग, एक उसका जो पर है, वो एक पतली सी सेल की लेयर कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि एंड सो इज़ द शाइनी लेयर ऑफ आवर आई, और इसी तरह से हमारी आँखों के ऊपर जो एक शाइनी लेयर है उसको भी हम सेल कहेंगे। जो मीट हम खाते हैं वो सेल से मिलकर बना होता है। मतलब आप गोश्त खा रहे हो, मुर्गी खा रहे हो, मटन खा रहे हो, बीफ खा रहे हो, वो एक्चुअल में क्या है, सेल है। ठीक है, सेल के कंटेंट हैं, वो जो सेल मिलकर जो सेल मिले थे और एक स्ट्रक्चर बना था, हम उसको खा रहे हैं। आवर आई लैशेज, ठीक है, फिंगर नेल्स और ऑरेंज जूस, द वुड और आवर पेंसिल आर ऑल प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम प्लांट देख लें वो क्या है, सेल हैं। इसके अलावा आप गोश्त खा रहे हो वो सेल हैं, आप मटन खा रहे हो, बीफ खा रहे हो, वो सेल हैं। जो चीज़ भी आप खा रहे हैं वो किससे बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं। अब ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल। हर जानदार जो किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल और सम आर कंपोज ऑफ मैनी सेल। यहाँ पर आप फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, अगर वो आपको याद हो तो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, ये जो सेल ऑर्गेनिज्म हैं या तो वो सिंगल सेल मतलब एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं या मैनी सेल पर मुश्तमिल होते हैं। अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म अगर सिंगल सेल एक सेल से मिलकर बना हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और अगर सेल जो है एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, एक से ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिज्म जो है, सॉरी मैं कह रही थी कि सेल, सॉरी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, तब हम उन्हें क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आप जो है सेल को स्टडी कैसे कर सकते हो, माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ अ सेल थ्योरी। ठीक है, माइक्रोस्कोप, दुनिया में रेजोल्यूशन इनकलाब कब आया, जब माइक्रोस्कोप बनाया गया। ठीक है, एक साइंटिस्ट था, उसने एक सिंपल पाइप में लेंस लगाकर चीज़ों को देखना शुरू किया, और जब उसने इन चीज़ों को देखना शुरू किया तो रेजोल्यूशन तब आई। मतलब आप कह सकते हैं कि साइंस की दुनिया में इनकलाब तब आया जब माइक्रोस्कोप बना। ठीक है, दरियाफ्त हुआ। अब कहते हैं कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है, द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। ठीक है, आप माइक्रोस्कोप का जो इस्तेमाल करते हो उसे आप माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। ठीक है,
The first compound microscope was developed by the जॉनसन, ठीक है। जॉनसन ने हॉलैंड में 1595 में डिस्कवर किया था, बनाया था एक माइक्रोस्कोप। इट वॉज अ वेरी सिंपल ट्यूब विद अ लेंस एट ईच एंड इट इज़ मैग्नीफाइंग रेंज फ्रॉम 3x to 9x। ये 3x to 9x हम ये भी पढ़ेंगे कि 3x और 9x क्या है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कह रहे कि उसने सिंपल एक पाइप लेकर उसके दोनों एंड पे जो है वो लेंस लगा दिया। वो लेंस लगाने के बाद उसने उसको किस चीज़ का नाम दिया, माइक्रोस्कोप का नाम दिया। द इम्पोर्टेंट टर्म यूज इन द माइक्रोस्कोपी इज, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है माइक्रोस्कोप में वो क्या है, एक है मैग्नीफिकेशन और एक है रेजोल्यूशन पावर। मैग्नीफिकेशन इज द इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द माइक्रोस्कोपी। वो कहते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या है, किसी भी चीज़ को जो है उसके अपेरेंट साइज़ को बड़ा कर देना, ठीक है। अपेरेंट साइज़ मतलब जो उसका ज़ाहिरी साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर देना जो है वो मैग्नीफिकेशन की टर्म में आता है। कि कोई चीज़ छोटी है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखेंगे तो वो आपको बड़ी नज़र आएगी। ये क्या है, मैग्नीफिकेशन का काम है। मैग्नीफिकेशन पावर जितनी ज़्यादा होगी चीज़ आपको उतनी ही बड़ी नज़र आएगी, ठीक। उसके बाद रेजोल्यूशन पावर, और रेजोल्यूशन इज़ द सोर्स ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। और रेजोल्यूशन जो है वो क्या करती है, किसी भी चीज़ को जो है वो क्लियर करके दिखाएगी, मतलब नीट एंड क्लीन करके आपको जो चीज़ दिखाएगी वो क्या, कौन दिखाएगा, रेजोल्यूशन पावर दिखाएगी, ठीक है। रेजोल्यूशन पावर क्या करती है, किसी भी इमेज को जो है वो क्लीन करके दिखाती है, नीट करके दिखाती है, उसमें से ब्लरनेस जो है वो ख़त्म कर देती है, मतलब कोई भी चीज़ आपको धुंधली नज़र नहीं आती। रेजोल्यूशन का काम क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जो है वो क्लियर और नीट और क्लीन करके दिखाया, मतलब जो इमेज आपको नज़र आए वो साफ आपको पता चले कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। इसके बाद जो है इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट कैन बी सीन एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो चीज़ों को डिफरेंट करके, मतलब दो चीज़ों को वाज़े तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ करके दिखाना जो है ये इसका काम है। ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स। ह्यूमन आई जो है दो चीज़ों में फ़र्क कर सकती है, विच आर एट लीस्ट 0.1 मीटर अपार्ट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इतना दूर हो, माइक्रोमीटर पार्ट दूर हो, तो नेकेड आई से हम आम आंख से हम कहते बहुत कम चीज़ों को देख सकते हैं, वो जिनका साइज़ इतना हो। दिस इज़ नोन एज द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। ये MCQs बनता है आपका कि ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन क्या 0.1 mm अपार्ट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इससे जो है हम अगर इंसानी आँख जो है, अगर चीज़ जो है 0.05 मीटर भी छोटी हो तो हम उसे भी नहीं देख सकते, हम देख कितने को सकते हैं, 0.1 को, ठीक है। फिर कैन बी एबल टू डिफ्रेंशिएट देम एज अ सेपरेट इफ वी प्लेस टू ऑब्जेक्ट 0.5 मीटर अपार्ट, ह्यूमन आई वुड नॉट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट देम एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट। अब वो कहते हैं कि एक अगर हम दो छोटी सी चीज़ें 0.5 मीटर की जो है माइक्रोमीटर की जो चीज़ें, अगर हम उनको दो चीज़ों को एक साथ रख दें तो इंसानी आँख उन दोनों में फ़र्क नहीं कर सकेगी। अगर यहाँ पर हम 0.1 की रखते तब हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, लेकिन हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लेंस। हम मैग्नीफिकेशन को और इसको जो है वो लेंस को जो है मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन को जो है इंक्रीज कर सकते हैं लेंस की मदद से। मतलब अगर लेंस की बढ़ाते जाएं रेंज तो आपकी ये रेंज भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह माइक्रोस्कोपी को आगे इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे। इससे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है। इसको अगर अभी आप तैयार नहीं करेंगे तो ये बाद में आपसे तैयार नहीं होगा, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह।